हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 22nd क्लास है। पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, विद कॉन्सेप्ट समझने की, विद लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर की हमारे पास है नहीं इन क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। सो अपने हिसाब से बेस्ट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। सो ये क्रिटिकल नेचर ही पूछा और क्रिटिकल थिंकिंग की हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है। सो देखिए, एजुकेशनल फिलोसफी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये पूरे वर्ल्ड का एक ओवरव्यू तो फिलोसफी प्रेजेंट करती है। ठीक है, कि कहाँ क्या सोचा जा रहा है, कैसे थॉट प्रोसेस हो रहा है एजुकेशन में। सो वो एजुकेशनल फिलोसफी हमें प्रोवाइड करती है। ये लॉजिकल रीजनिंग से भी इंस्पायर्ड डेफिनेटली होती है एंड एक यूनिटी जो है, आउटलुक में एक यूनिटी हमें नजर आती है जब हम पूरे वर्ल्ड की या ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये जो इट एस्टैब्लिशेस कंसिस्टेंसी, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ना समझने लायक हो रखा है। सो हो सकता है कि ये आंसर इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल आंसर इन ऑप्शंस में से यही नजर आता है कि नॉट रिलेटेड टू द क्रिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। सो इट एस्टैब्लिशेस कंसिस्टेंसी। किस वे में कंसिस्टेंसी बोला जा रहा है वो यहाँ पे क्लियर हमें समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडी। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन किस बारे में बात करता है? तो एजुकेशन मतलब शिक्षा और सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। तो शिक्षा का समाजशास्त्र किस बारे में बात करता है? सो देखा जाए तो ये एजुकेशन और सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पहले दो ऑप्शंस में ही आपको चूज करने को बोल दिया। एक में तो बोल रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस का क्या इफेक्ट होगा एजुकेशन और उसके आउटकम्स पे, और दूसरे में बोल दिया कि एजुकेशन सिस्टम कैसे इफेक्ट डालेगा सोसाइटी के ऊपर। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ऑल्दो किसी स्टूडेंट ने मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि वो भेज रखी है, एक आंसर की फोटो भेज रखी है जिसमें 2021, 2018 और 2016। सो मुझे ऐसे पर्सनली लग रहा है कि किसी बुक की जो है वो कॉपी भेजी है उन्होंने, कि कोई बुक होगी आपके ओडिशा में जहां पे ये क्वेश्चंस के आंसर ऐसे दे रखे होंगे, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत नजर आ रहे हैं, आंसर उनके रॉन्ग हैं। ओके, जो कि शायद किसी एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैंने आंसर की आपको इसलिए नहीं भेजी क्योंकि जो बुक मैं देख रही हूँ उसके अंदर और भी क्वेश्चंस गलत हैं आपके अकॉर्डिंग। सो मैं लॉजिक के साथ बता रही हूँ, मुझे नहीं पता उस बुक के अंदर आपको जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है या नहीं उस पर्टिकुलर आंसर की। मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी होगी। ठीक है, सो बिना एक्सप्लेनेशन के प्लस बिना जो है ऑफिशियल आंसर की, जैसे 2021 की किसी ने भेजी थी वो ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, पैटर्न से समझ आता है कि अच्छा ठीक है ये ऑफिशियली रिलीज हुई है, और स्टूडेंट ने उसने बोला भी था कि सिर्फ 2021 की ही अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ऑफिशियल आंसर की अगर है तो आप भेजिए, अदरवाइज ये जो बुक वाली है उसमें तो वैसे ही ऑलरेडी इतने सारे कंफ्यूजन हैं कि मतलब जो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे उसमें एक शायद सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन का अपना क्वेश्चन था, जो हमें पता है सेल्फ सपोर्टिंग की बात गांधी जी करते हैं, उन्होंने किसी और का ही नाम उसके अंदर लिख रखा था। ठीक है, या इंटीग्रल एजुकेशन की बात हमें पता है अरबिंदो करते हैं, उसमें उन्होंने गांधी जी आंसर दे रखा था। तो उसमें बहुत बेसिक से आंसर्स गलत हैं, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो होता है ना लॉजिक के साथ, आपके इंट्यूशन और लॉजिक के साथ कोई आंसर आपको लगे तब आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है विद दिस रीजन। तो आप अगर ये लिखिए कि मान लो 212 का आंसर ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी मुझे प्लीज बताइए कि आप किस बेसिस पे सोच रहे हैं। ठीक है, सो आपका लॉजिक मुझे समझ आना चाहिए कि आप क्यों सोच रहे हैं वो आंसर, तब हम डिस्कशन के फेज पे पहुंच सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे कि 212 का ए आना चाहिए बस दैट्स इट, सो वो फिर उस कमेंट का मैं क्या एनालिसिस करूं। ठीक है, सो ये अगर इस क्वेश्चन की बात करें, वापस इसी क्वेश्चन पे आए, सो इफेक्ट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑन एजुकेशन एंड इट्स आउटकम, ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये डेफिनेशन जो है वो दे रखी है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, कि वो क्या स्टडी करती है। ऑल्दो बहुत सारी जगह पे ऑफिशियल जो होता है ना ऑथर्स ने जो डेफिनेशंस बोली हैं, वहां पे वो सोसाइटी और एजुकेशन की रिलेशनशिप की बात करते हैं। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया बहुत जगह पे कि सोसाइटी का एजुकेशन पे या एजुकेशन का सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेंगे। सो वो दोनों ही
इंक्लूडेड होने चाहिए अगर हम बात करें इसकी, बट फिलहाल के लिए हम एक ही साथ जा सकते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एजुकेशन की सोशियोलॉजी की बात हो रही है और सोशियोलॉजी में तो हम सोसाइटी को ही पढ़ते हैं, तो एजुकेशन के ऊपर सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये चीज इसमें बोली जा सकती है। ओके, सो हम ए आंसर के साथ जा सकते हैं। बाकी तो आपका क्या थॉट है वो मुझे जरूर बताइएगा। एजुकेशनल सोशियोलॉजी एज अ साइंस अटेम्प्ट टू, तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी को अगर हम एक साइंस की तरह लें तो वो क्या अटेम्प्ट करती है, ठीक है, अप्लाई एजुकेशनल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी। नहीं, वो तो फिर उल्टा हो गया ना, हम तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी सोशियोलॉजी का जो एस्पेक्ट है वो एजुकेशन में क्या फर्क ला रहा है। ओके, जैसे हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की थी, तो वो अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या अप्लाई द आइडिया ऑफ सोसाइटी इन एजुकेशन, अप्लाई द आइडिया ऑफ फिलोसफी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसफी वाला तो डेफिनेटली नहीं होगा। आइडियाज की बात करें सोसाइटी के एजुकेशन में, या फिर सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात करें, सो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात जो है वो ज्यादा बेटर लग रही है, बेटर साउंड कर रही है, सो बी आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कल्चरल लैग रेफर्स टू। कल्चरल लैग एक्चुअली होता क्या है, मतलब आप दो चीजें होती हैं, हम एक लेके चलते हैं मटीरियल कल्चर, आई एम सॉरी, ठीक है, और एक होता है नॉन मटीरियल कल्चर, नॉन मटीरियल। ओके, तो जब हम यूजुअली मानते हैं कि जो हमारा कल्चर है ना नॉन मटीरियल वाला वो पीछे रह जाता है और मटीरियल कल्चर बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये एक वो हो सकता है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो कल्चरल लैग में डिफरेंस होना चाहिए, ओके, बट यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं कि जो मटेरियल कल्चर है वो बहुत फास्ट चेंज होता है और जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो पीछे रह जाता है, जिसलिए ओवरऑल हम इसको बोलते हैं कल्चरल लैग। सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। कल्चरल लैग की अगर थियरी की बात करें तो आपको एक थियरी ऑफ कल्चरल लैग मिल जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ऑकबर्न ने दी है। और एक चीज आपको साथ साथ बतानी है कि ऑकबर्न ने 4 स्टेजेस दी है टेक्निकल डेवलपमेंट की। वो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कंपैरेटिवली फास्ट डेवलप होती है, जो कि हम कल्चरल लैग में बोलते भी हैं, ठीक है। तो थियरी ऑफ कल्चरल लैग में भी यही चीज मेंशन है कि जो टेक्नोलॉजी है या जो मटेरियल कल्चर है वो थोड़ा फास्ट डेवलप करता है, नॉन मटेरियल थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और ऑकबर्न ने 4 स्टेजेस भी बताई हैं टेक्निकल डेवलपमेंट की, इन्वेंशन, एक्यूमुलेशन, डिफ्यूजन एंड देन उसके प्रति एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है जी। सो ये थियरी ऑफ कल्चर, ऑकबर्न का नाम, और कल्चरल लैग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। Which type of social mobility is more caused by education? तो social mobility में हम horizontal, upward, downward ये mobilities पढ़ते हैं, ठीक है। So उसमें जब भी आप educated होते हैं या education बढ़ती है, so comparatively ऐसा मुझे लगता है और मैंने पढ़ा, जितना भी पढ़ा है मैंने, upward vertical mobility जो है वो ज्यादा रहेगी because of education, ओके, यानी आपके स्टेटस में या चीजों में प्रमोशंस आपको नजर आएंगे अगर आपकी एजुकेशन जो है वो बेटर है। एजुकेशन की वजह से आपको अपवर्ड मोबिलिटी नजर आएगी कि मान लो कोई टीचर था और एजुकेशन की या क्वालिफिकेशन की वजह से वो प्रिंसिपल बन जाए, राइट। सो वो एक अपवर्ड मोबिलिटी हो गई। सो अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो एजुकेशन की वजह से होनी चाहिए, ये बेटर आंसर लग रहा है। What does mobility ethic denote? So देखिए, एक तो यहाँ मोबिलिटी लिख दिया इन्होंने, सोशल मोबिलिटी नहीं लिखा। अगर सोशल मोबिलिटी की बात होती तो हम सेंस्क्रिटाइजेशन पे जा सकते थे, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कई बार कास्ट में चेंजेस नहीं कर सकते आप, लेकिन एक कास्ट जो है वो दूसरी कास्ट में जो धारणाएं हैं, जो चीजें हैं, रहन सहन है, उस तरीके से अगर आप रहने लग जाते हैं अपर कास्ट की तरह, सो वही सिचुएशन को हम सेंस्क्रिटाइजेशन बोलते हैं कि आपकी मोबिलिटी हो रही है। यानी आप ऑब्वियसली कहने को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन चीजें बदल रही हैं, वो सेंस्क्रिटाइजेशन होगा। तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए डेफिनेटली, बट जब मोबिलिटी में सोशल वर्ड यूज नहीं किया, उस बेसिस पे हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं कि अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो डेफिनेटली पॉसिबल भी है और डिजायरेबल भी है। सो ये डेंजरस तो बिल्कुल नहीं है सोसाइटी के लिए, और हम सेंस्क्रिटाइजेशन को भी हमें प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन ए और डी जो है वो सही है अगर हम सेंस देखें इन स्टेटमेंट्स की, बट यहाँ पे सोशल मोबिलिटी नहीं लिखा, क्योंकि सोशल मोबिलिटी या क्लास की मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं तब हम सेंस्क्रिटाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। सो ए आंसर होना चाहिए कि अपवर्ड मोबिलिटी डेफिनेटली पॉसिबल और डिजायरेबल भी है, ओके।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है एजुकेशन में, सो उसका क्या आउटकम निकल के आता है इंडिया में। सो एनरोलमेंट इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स का, या क्वालिटी इंप्रूव हो रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, सिलेबस में यूनिफॉर्मिटी या स्टैंडर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है। सो अगर हम इंपॉर्टेंट आउटकम की बात करें, सो मॉडर्नाइजेशन की वजह से डेफिनेटली सिलेबस, स्टैंडर्ड, एनरोलमेंट सारी चीजें हो रही है। बट अगर अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें अगेन, सो अगर हम इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के साथ जाते हैं, सो जो यूनिफॉर्मिटी वाला सिलेबस या स्टैंडर्ड्स की बात है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आ गई कि हाँ चीजें बदली हैं और इंप्रूव ही हुई हैं पहले से। ओके, इंक्रीज इन एनरोलमेंट होता है, लेकिन एजुकेशन के फील्ड की अगर स्पेसिफिकली बात करें, मतलब एनरोलमेंट बिना मॉडर्नाइजेशन के भी आप किसी न किसी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन होगी एजुकेशन, सो डेफिनेटली क्वालिटी जरूर इंप्रूव होगी। ओके, सो बी ऑप्शन जो है वो लॉजिकल यहां लग रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिंगल इंडेक्स फॉर रेडीनेस फॉर अ गिवन एकेडमिक टास्क। सो एक एकेडमिक टास्क के लिए आप रेडी हैं या नहीं हैं, ये चीज तो एकेडमिक क्वोशिएंट ही बता सकता है ना, राइट। तो क्रोनोलॉजिकल एज या मेंटल एज, ये तो आपको वैसे देखा जाए सिंगल, अगर हम मेंटल एज की अगर बात करें तो वो भी बता सकता है एकेडमिक टास्क के बारे में, क्योंकि एकेडमिक टास्क इज लाइक आपको कोई काम दिया है, सो वो काम आपके एकेडमिक क्वोशिएंट पे डिपेंड करेगा या मेंटल एज पे। ओके, सो अगर आपकी मेंटल एज ज्यादा है तो आपका अचीवमेंट क्वोशिएंट डेफिनेटली हाई होगा। सो ये दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन थोड़ा सा है। मैंने पहले एकेडमिक क्वोशिएंट जो है वो सोचा था, लेकिन मेंटल एज भी हो सकता है। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर तो डेफिनेटली हमारे पास नहीं है, बट मेंटल एज के साथ जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज जैसे वो था ना रणछोड़ दास चांचड़, अरे थ्री इडियट में उनकी मेंटल एज ज्यादा थी डेफिनेटली, ठीक है। मतलब वो 5th 7th क्लास में होके वो 9th या 10th क्लास के बच्चे का सम सोल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सो वो रेडी हैं पर्टिकुलरली 10th क्लास के लिए, यानी 10th क्लास के एकेडमिक टास्क के लिए वो रेडी हैं। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, उनके मेंटल एज से भी पता चल सकती है और उनके एकेडमिक क्वोशिएंट से भी पता चलती है। बट मुझे लगता है मेंटल एज जो है अगर वो हाई है, मेंटल एज के अगर हम देखेंगे तो एकेडमिक क्वोशिएंट हमें समझ आ जाएगा मेंटल एज से। सो जाना ही पड़े तो डी के साथ जाना चाहिए, ये कंपैरेटिवली और बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। ओके, What is the basic reason for meaningful material being learned rapidly? यानी कोई मीनिंगफुल मटेरियल है वो आप लर्नर जो है वो बेटर मतलब जल्दी सीखेगा उससे। क्यों सीखेगा जल्दी उससे, ये बताना है। तो लर्नर इज लेस लाइकली टू बी डीमोटिवेटेड, यानी अगर मीनिंगफुल मटेरियल है उसको जल्दी इसलिए सीख पाते हैं कि वो डीमोटिवेटेड नहीं फील करते, लेस लाइकली, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, या फिर ये ज्यादा इफेक्टिव ट्रांसफर जो है वो परमिट कर रहा है, या फिर कॉन्टिन्यूटी और मीनिंग जो है वो इसमें अपने आप में इनहेरिटेड है। ओके, उस मीनिंगफुल मटेरियल में। सो आई थिंक बी होना चाहिए इसका आंसर। रैपिडली आप तभी सीख पाएंगे मीनिंगफुल मटेरियल की हेल्प से जब वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, जब वो लाइफ से, चीजों से, एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, तब ज्यादा रैपिडली जो है वो मीनिंगफुल मटेरियल सिखा पाएगा। Which scale of measurement is appropriate to be used for measuring achievement of secondary school students in English? यानी इंग्लिश में हमें अचीवमेंट जो है वो बच्चे की मेजर करनी है। सो कौन सा स्केल अप्रोप्रिएट रहेगा? सो अप्रोप्रिएट में अगर हम बात करें, सो ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, नॉमिनल स्केल। ओके, सो यहाँ पे अगर किसी बच्चे के टेस्ट में 0 आ गए, सो डेफिनेटली हम ये नहीं बोल सकते कि वो बच्चा ही 0 है, हम लिटरली नहीं लेके जाएंगे उसको, राइट। हो सकता है उसको वो चीजें ना आती हो, कुछ और आता हो, कोई और स्किल हो, तो रेशियो स्केल नहीं होगा। इंटरवल में सबके मार्क्स सेम नहीं आ सकते। जब आप रैंकिंग करें कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे के 10 हैं, दूसरे के 8 हैं, देन अगर 6, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, सो वो मार्क्स को हम इंटरवल में भी नहीं लेके जाएंगे। नॉमिनल ऑर्डिनल हो सकता है, ऑर्डिनल में रैंकिंग होती है तो हम बेटर तरीके से यहाँ पे अचीवमेंट मेजर कर पाएंगे, हम रैंकिंग भी दे पाएंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो जो नॉमिनल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्डिनल में तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती ही हैं। सो ए होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। सो कुछ एक आंसर्स में कंफ्यूजन हमें है, बट लॉजिकली अगर हम देखें तो वो हो सकता है जो मैंने आपको बताया,
ठीक है, तो अभी के लिए जब आंसर की हमारे पास नहीं है तो जो हमने एक्सप्लेनेशन डिस्कस की है हम उसी के साथ जाएंगे। एंड आई होप आपको समझ आई हो चीजें। फिर भी कोई कंफ्यूजन है सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, कीप रिवाइजिंग।